डायरेक्शन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, tan बीटा। तो भाई हमने ए और बी क्या क्या लिए हैं, आप ये देख लीजिए कि मैं इस वाले को ए ले रहा हूँ, इस वाले को बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बी साइन थीटा मतलब 30 साइन 90, नहीं ये तो मैं ए लिया ना मैंने इसको, 40 साइन 90 सर। जो हॉरिजॉन्टल के अलाउंग होता है ना कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल के अलाउंग होता है उसको आप पी ले लेंगे, ठीक, बी लेंगे, सॉरी ए ले लेंगे, और जो वर्टिकल मतलब थोड़ा सा एंगल के साथ में है उसको आप बी ले लेंगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल के अलाउंग है उसको ए लेंगे। तो 40 साइन 90 और नीचे क्या आ जाएगा, 30 प्लस 40 कॉस 90। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू 40 इंटू 1 अपॉन 30 प्लस 40 इंटू 0, कॉस 90 कितना होता है 0। तो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया 40 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 1.3333 ये आता चला गया। tan बीटा इज इक्वल टू 1.3, आप देख लीजिए आंसर में भी हमने यही दे रखा है। न्यासा और सौम्या बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए ये पोर्शन मिटा दूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या है, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स। ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन सब का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स के सम का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर वाले ही रूल्स यहाँ पर लगेंगे। तो देखिएगा कैसे करूँगा मैं इसको, पार्टिकल एज अ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ईस्ट है नॉर्थ है और फिर बोल रहे हैं 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो एक काम करिए, पहले तो वही आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाएंगे। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब वो बोल रहे हैं अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक पार्टिकल है वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, वो ओरिजिन, वो पार्टिकल सबसे पहले 12 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर वो 5 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। तो इस पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चलेगा ऐसे। नॉर्थ की तरफ चलने का मतलब क्या है कि नॉर्थ के पैरेलल चलेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर ऐसे चला, तो 12 मीटर तो ये हो गया ऐसे, यहाँ पे 12 मीटर, फिर 5 मीटर ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लेना भाई, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि वो ऐसे है अंदर की तरफ, तो वो 90 डिग्री है, ठीक है भाई। ईस्ट के और नॉर्थ के बीच में एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फिर यहाँ से 6 मीटर वो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। तो इस पॉइंट को O बोल दो, इस पॉइंट को P बोल दो और इस पॉइंट को Q बोल दो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि आप उसका रिजल्टेंट निकालिए। आप ये बताइए कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो हमने ये कहा कि भाई ये 12 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, तो पहले तो इस 12 और 5 का रिजल्टेंट निकाल लो। तो 12 और 5 का रिजल्टेंट ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर। तो दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाला जा सकता है। हम ये कहेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको इधर भी शिफ्ट करूँगा तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालते कैसे हैं,
एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, इनके बीच का एंगल ही तो थीटा होता है। तो मैं ये कहूँगा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला होना चाहिए। तो भाई जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो मैं इसको बोलूँगा ये P है और इस पॉइंट को मैं इसको Q बोलता हूँ, सॉरी, और इसको R बोलूँगा, PQR। तो अब आप क्या करें, OQ वेक्टर बोल देंगे इसको, OQ या OQ बोलिए, वैसे OQ वेक्टर मत बोलो क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है। तो OQ कैसे निकलेगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू PQ इंटू cos 90, OP इंटू PQ इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो पूरा टर्म हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी हमको ये दिखाई देगा ना कि भाई हमारा जो एंगल है, एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये फालतू में दिख रहे हैं, कुल मिलाकर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। भाई ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये पूरा क्योंकि 90 डिग्री है तो ये इस पूरे को 0 बना देगा। वो भी कितना है 12, PQ कितना 5, 144 प्लस 25 इसका अंडर रूट, OQ इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट। OQ कितना आ गया 13 मीटर, OQ आ गया 13 मीटर। अब ये जो लाइन है OQ, ये है कहाँ पर, ये जो लाइन OQ है ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली ईस्ट और नॉर्थ के प्लेन में है, ईस्ट और नॉर्थ के प्लेन में है। तो ईस्ट और नॉर्थ का प्लेन कैसे हो गया, ईस्ट और नॉर्थ का प्लेन कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा है हमने कहा कि मान लीजिए ये मैप है, तो इधर ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई और इधर ये नॉर्थ की डायरेक्शन, ये साउथ की और ये वेस्ट की, ठीक है। तो इसको मैप को ऐसे रखा जाता है, जब ऐसे रखेंगे तो ईस्ट तो इस तरफ हो गया और नॉर्थ इस तरफ हो गया, उनका रिजल्टेंट यहाँ बीच में हुआ, तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस प्लेन पे होगा। तो इस प्लेन पर कितनी भी लाइन आप बना लीजिए, 1 2 3 हज़ारों लाइन बना लो, लेकिन जो भी लाइन वर्टिकली जाएगी वो इस प्लेन पर लाई करने वाली जितनी भी लाइन है वो सब पर 90 डिग्री पर जाएगी, जो वर्टिकली जा रही है। नहीं समझे आप, ये समझिए कि ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पर फर्श पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से मैं नीचे 8 10 या 12 बॉटल्स रख देता हूँ, बॉटल्स के अंदर मैं वो दिवाली वाले रॉकेट लगा देता हूँ और सारे रॉकेट्स को एक साथ आग लगा देते हैं, ठीक है। एज्यूम करिए कि वो सीधे जा रहे हैं, रॉकेट टेढ़े मेढ़े भी चले जाते हैं ना, बल्कनी में घुस जाते हैं किसी, तो वो टेढ़े मेढ़े वाले रॉकेट नहीं, सीधे रॉकेट की बात कर रहे हैं। तो वो जो सीधे रॉकेट जाएंगे तो वो सारे के सारे इस प्लेन पर 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाएंगे। तो जो ये हमारा रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये OP का और PQ का, ये कौन से प्लेन में बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन में बन रहा है ये, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन में बन रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, इस प्लेन पर है। तो अब जो ये वर्टिकली अपवर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो इस रिजल्टेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझ गए, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन में और उसके अपवर्ड जा रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा भाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या करें, OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 2 इंटू OQ इंटू cos 90, समझ गए। हाँ बस उसी दोनों से पैरेलल लॉजिक। बताओ भाई न्यासा और सौम्या, आप लोगों को क्लियर है दोनों को? Yes, sir. सौम्या Yes, sir. ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखिएगा since OQ is in
नॉर्थ ईस्ट प्लेन. So any vector going in upward direction will make an angle of 90 degree with OQ. With OQ. So, हाँ, so OR वेक्टर जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है, OR निकालिए. वेक्टर तो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं हम. तो OR इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OQ इंटू QR cos 90 डिग्री. तो OR इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर. तो OQ कितना है 13, QR कितना है 6 और 2 इंटू OQ इंटू QR इंटू cos 90 कितना है 0. ये पूरा तो 0 हो गया. तो OR इज इक्वल टू 169 प्लस 36. 169 प्लस 36 कितना हो गया 9 प्लस 6 15. 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, फिर 1 कैरी आ गया. तो ये हो गया 205. ठीक है, मैंने एक बार बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ. है अंडर रूट 205. तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट आप दो के ग्रुप बनाएंगे. तो एक तो ये ग्रुप क्या बन गया 05 और एक बन गया सिर्फ 2, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बचा, तो 2 का ग्रुप मैं नहीं बना सकता. तो ये 05 हो गया, ये 2 हो गया, और पॉइंट के बाद 20 इधर और 20 इधर. हम 2 डेसिमल तक निकालते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालते हैं. ये करने के बाद में अब आप ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जो 2 से जस्ट छोटा है 1. ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 1 1 सा हो गया 1. तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 1, और फिर 05 को नीचे कॉपी कर लो तो 105. 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया. अब 1 में 1 को ऐड कर दो तो 2 आ गया. क्या 40 14.32 आ रहा है. 14.32 41 कैसे आ रहा है. सुनो, तुमने लेफ्ट से बना लिया ग्रुप. ठीक है, तो लेफ्ट से मत बनाना, ग्रुप बनाना राइट से. उसने लेफ्ट से बना लिया तो उसने 20 लिया, तो 20 लिया तो फिर 4 4 जा 16 लिया, उसके उसका 40 बना रहा. तो ध्यान रखना राइट से बनाना 2 का. तो ये 105 हो गया. अब 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था. अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ गया. अब 2 आ गया तो 2 के आगे नंबर लगा कर देखो आप. 2 के आगे अगर 3 लगा देता हूँ तो 23 बन गया, तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 3 9 3 2 6 16, छोटा नंबर है 105 से. ठीक है, अगर 5 लगा देंगे तो 25 5 जा 125 बड़ा हो जाएगा, तो 4 लगा दो. 24 4 जा 96, 96 लिखी है. 2 के आगे 4 लगाया, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करा. 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और यहाँ कितना बचा 9. तो हाँ ठीक है 9 ही बचा बस. तो ये 2 0 है, इन 2 0 को नीचे कॉपी कर लिया 900. अब देखिएगा क्या करा था मैंने. ये 2 0 कहाँ है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर. ठीक है, तो अब देखिएगा 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था तो 96 आया. अब 24 में 4 को ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा 28 हो गया. फिर नंबर्स लगाने की कोशिश करो, तो 28 के आगे 3 लगा दो तो 283 बन गया. उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करो. 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 8 849. 28 के आगे 3 लगा दिया, 283 बन गया, और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 849 बन गया. 10 माइनस 9 कितना हो गया 1. इधर 9 बचा, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, और बस नहीं 51. ठीक है, अब क्या करो 2 0 यहाँ से कॉपी करो. तो 283 में 3 को मल्टीप्लाई करा था
अब 283 में 3 को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 286। अब इसके आगे कोई नंबर लगा कर देखो, 286 के आगे अगर 1 लगा दूंगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2861, वो 5100 से काफ़ी छोटा है। 2 लगा देंगे तो बड़ा आ जाएगा, 2 लगा देंगे तो देखो बड़ा आएगा, 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 5724, तो इससे बड़ा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं 1 से करता हूँ तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, तो जो अगला नंबर आएगा वो उसको लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेट करके आप वैल्यू 2 ले सकते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 7 6 8 2 इस तरह से आ रहा है। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 3, और इधर बचा हमारे पास 0, तो 0 बचा तो 10 माइनस 8 हो गया 2, और 4 माइनस 2 हो गया 2 3 9, ये बच रहा है। अभी इसके आगे और 0 लगाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, फिर वो 5 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, तो आप अप्रॉक्सीमेट करके इसको बोल सकते हैं 14.32, ठीक है। तो ये जो OR = √205 आया है, OR = 14.32 मीटर आ जाएगा, 14.32 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, ये ऐसा नरोड़ा के हैं तो सारे करने की इतनी ज़रूरत है भी नहीं इसमें। हाँ, एक चीज़ आपको और बताऊंगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं अभी बहुत ज़्यादा तो आपको टाइम मिला नहीं है, तो जितना भी आप कर रहे हैं इतना ज़रूर करना कि जो भी चैप्टर्स हों उसकी NCERT की एक्सरसाइज ज़रूर करना, या फिर जो स्कूल में टीचर करा रहे हैं। स्कूल में कई बार क्या होता है, टीचर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा है, तो अगर आपने क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है तो अपने किसी फ्रेंड से आप ज़रा ये ज़रूर देख लेना कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के कराए। अगर नहीं कराते हैं तो फिर NCERT कर लेते हैं, लेकिन कई बार ना तो NCERT तो करना ना, फिर एग्ज़ाम में कुछ तो देंगे वो, एग्ज़ाम में NCERT तो ज़रूर देंगे, तो इसलिए या तो NCERT कर लेना, और NCERT के अलावा जो भी टीचर ने स्कूल में करा रखा हो ना, क्लास में जो कराया हो, तो जनरली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कराते हैं जो वो एग्ज़ाम में भी देते हैं, तो वो अपना काम थोड़ा कंप्लीट करके रखें, ठीक है। और उनमें कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे, कोई कमी मत छोड़ देना, मतलब कुल मिलाकर ये है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, एग्जाम्पल 4 में है 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। कर लो भाई, 2 वेक्टर्स ना बोलकर इस बार इन्होंने बोला है कि 2 फोर्सेस हैं, तो एक फोर्स 5 न्यूटन की है, एक फोर्स 7 न्यूटन की है, तो इस बार 2 फोर्सेस मेरे को दे रखी हैं, तो एक फोर्स को मान लो A वेक्टर, एक को मान लो B वेक्टर, कर लेना, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री हमको पता है कितना होता है 1/2, कर लेना इसको, आंसर यहाँ नहीं रखा है, बिल्कुल यही तरीका है। ऐसे ही देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, 2 वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 forces both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either, उनका जो रिजल्टेंट है, अच्छा 2 forces both equal in magnitude, 2 vectors both equal in magnitude, एग्जाम्पल 5, 4 में छोड़ रहा हूँ, कर लेना आपने। तो 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लेट देयर बी, हाँ जी कर रहा है, कल कहाँ थे? कल मैं तबीयत खराब थी, डॉक्टर कह रही थी, जब आई तो 8 बजे सीधा सो गई थी। और संडे को? हाँ? संडे संडे को? सैटरडे कहीं नहीं। और कभी मेरे को बताना तो है ही नहीं, ठीक है। तो जरा पिछले 3 दिन की वीडियोस देखना, ग्रुप पर तो हो, ठीक है ना।
तो ग्रुप पर ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और ये पिछली 3 वीडियोस देखना। और अभी आज तुम आई हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी मैं अगले कुछ दिन मतलब 15-20 दिन थोड़ा मतलब रोज़ ही एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा। तो जैसे नहीं आज तो रेगुलर क्लास है, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो गया, तो कर लूँगा। जैसे क्लास जिस दिन 4:30 से 5:30 है तो वो तो आपको अटेंड करनी है। उसके अलावा 9 बजे, हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेनी पड़ेगी भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ग्रेविटेशन तक आ रहा है, पूरी वॉल्यूम 1 दे रहे हो। 12 सितंबर से पेपर है, क्या करें बताओ? और कुछ ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हाँ अरे वो कुछ नहीं, कोर्स हो या ना हो वो तो पेपर में दे देंगे, और फिर पीटीएम होगी, फिर मुंह लटका कर आओगे। पेपर तुम्हारी चाहे 5 चैप्टर दियो, केमिस्ट्री का था तो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे कितना भी इजी आया वो पढ़ना तो पड़ेगा, चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। हम मोशन है ना, प्लेन पर है भाई। देखो अगर पहला चैप्टर देखा जाए फिजिकल वर्ड, तो उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसमें कुछ पूछा भी नहीं जाता। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, हम अभी मोशन है ना प्लेन पर है, ठीक है। और हमारी स्पीड ठीक है, हमारी स्पीड कोई स्लो नहीं है, लेकिन हम वो इतनी तेज़ जा रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और वो कर भी आपके फ़ायदे के लिए रहें। और ये चीज़ अभी तो मतलब देखिए ऑब्वियसली अभी तो स्कूल के टीचर बेचारे जो हैं गाली खाएंगे ही खाएंगे कि भाई भगा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन क्या है कि इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि 11th के जो आपका सिलेबस है वो फटाफट होकर, और 11th के एग्ज़ाम्स निपट जाएंगे। फरवरी के लास्ट वीक से 12th ये स्टार्ट कर देंगे, इस चीज़ को मानकर चलिए। वो करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अब आप देख लेना, अभी तो अगस्त है, और सितंबर तक भी अगर आप ऐसे लेथार्जिकली बैठे रहे कि नहीं टीचर्स की कमी निकालते रहो, तो भाई ठीक है, हमें पता है नालायक है, ठीक है, पर रिजल्ट तो हमारा ही ख़राब होगा। अब हम या तो उन्हीं को बार बार कोसते रहें। भाई एक बात बताओ, हमारा ही तो नुकसान होगा। अब हम बैठ कर, हमें कुछ पॉलिसीज़ नहीं आ रही है गवर्नमेंट की पसंद, हम गवर्नमेंट को गालियाँ देने लगे, सड़कों पर बैठ जाएँ, तो हम टाइम तो अपना ही ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। तो कुल मिलाकर मैं कहानी आपको सिर्फ इतनी बता रहा हूँ कि भाई अपना सोचो और अपने लिए मेहनत करनी शुरू करो। और इसमें जैसे अभी निपटेगा ना तो 20-25 दिन, और मैं ज़्यादा मतलब अब ऐसा भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं कि मैं भविष्य का कुछ बता पाऊँ, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे बता देता हूँ। ये जो हाफ ईयरली होता है ना, हाफ ईयरली के बाद बच्चे फिर एप्लीकेशन लेकर घूमते हैं, वो जो पढ़ते नहीं है ना, कॉमर्स देखो, तो वो उस लाइन में मत खड़े हो जाना। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग होती है वो चीज़। फिर बाकी जो साथ वाले बच्चे भी चढ़ते हैं, अभी आ गया हो गया तेरा, हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फाइट तो करनी है, क्योंकि 12 महीने नहीं है, 9 महीने। वो आपसे मतलब 12 महीने का काम 9 महीने में लेना चाहिए, क्योंकि आप ही का 10th लेट हुआ था तो उसकी हर्जाना, उसका भुगतान वो आप ही से करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमें थोड़ा करना पड़ेगा, तो वही आना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जैसा ठीक लगे, लेकिन रेगुलरली करना। और फिर ये भी नहीं कि मैं चलता जा रहा हूँ तो फिर तो वो स्कूल वाली बात हो जाएगी, ये तो भगाए जा रहे हैं, तो साथ साथ करना है, ठीक है। बता देना मुझे कि सर इसमें डाउट आ रहा है तो मैं रुकूंगा, ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरफ भागता चला जाऊँगा, ठीक। आप बताओ क्या बोल रहे थे? तो चलिए जी, अब मैं अगला देखता हूँ। 2 वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। तो लेट देयर बी 2 वेक्टर्स। तो एक वेक्टर को मैंने मान लिया पी वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है उसको भी मैं पी वेक्टर मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये नहीं पता, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड पी तो है ना। तो मैंने दोनों का, बल्कि एक काम करो, ऐसे मत करो, लेट देयर बी 2 वेक्टर्स, एक को बोलो ए वेक्टर और एक को बी वेक्टर, अलग अलग बोलो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, जब मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो कि वो भी पी के इक्वल है, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मान लो कि वो भी पी के इक्वल है, ठीक है। दोनों वेक्टर्स तो अलग अलग हैं। अलग अलग वेक्टर कैसे हो सकते हैं?
कि भाई डायरेक्शन अलग है, ठीक। तो वो इन्होंने वही बोला है कि आप इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए। अब एक चीज़ और बोल रहे हैं वो टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। तो जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो रिजल्टेंट आर जो है वो भी पी के इक्वल है। ब्रैकेट में लिखिएगा कि वो, अब देखिएगा सिंस आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कॉस थीटा। समझ गए मेरी बात? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, दूसरा वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को 2 इंटू ए बी कॉस थीटा करते हैं, कर दिया। अभी जो आर है, आर की वैल्यू कितनी है? पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो गया? 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ आज भेज देंगे। इंटीग्रेशन करा दे तो मैं आपको 2-1 दिन में करा देता हूँ, ठीक है। रिमाइंड करा देना, अगर मैं भूल जाऊँ ना रिमाइंड करा देना। अब ये हो गया, आर जो है वो भी पी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। पी स्क्वायर कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि ये पी स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आकर पी बन जाएगा। तो पी इज इक्वल टू पी और अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, पी से पी कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हाँ अच्छा बताओ। तो 5:15 तो हो गए, तो आप चले जाओ, है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊँगा, देख लो। हाँ तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और इधर अंडर रूट जब ये है तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करिए? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 1 माइनस 2 क्या हो गया? -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 2 को इधर ले आओ, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आई होती तो मेरे को समझ में आ जाता कि चलो भाई ठीक है। लेकिन अब मैं ये नेगेटिव टर्म जो है, ये नेगेटिव हमको नहीं आता समझ में कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम क्या करेंगे? आप मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं कि जब भी ये कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो या टेन थीटा हो नेगेटिव में आ जाए, तो आप यहाँ पर क्या करें? आप यहाँ पर 90 के मल्टीपल्स के तौर पर इसको लिखना शुरू करो। कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखो, कॉस इंटू 2 ऐसे लिखें, या तो या कोई और लॉजिक बताओ। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये जैसे -1/2 आया, तो -1/2 आने पर आप इसमें एक काम करिएगा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि cos थीटा इज नेगेटिव
cos theta is negative in into second quadrant and all students take and third quadrant. ये दो क्वाड्रेंट्स में cos थीटा हमारा नेगेटिव होता है। अब क्या करना है आपको कि ये -1/2 है, तो था क्या कि -1 था इधर पर, तो -1 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। एक रिलेशन याद रखना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा है, ये होता है। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, cos थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन tan थीटा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली टर्म है इट रिप्रेजेंट sin थीटा, और जो नीचे वाली टर्म है ये tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक, अब जरा सोचो कि जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, उन 4 क्वाड्रेंट्स में ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो इसमें ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहाँ पर साइन नेगेटिव हो और tan पॉजिटिव हो। देखिए बात तो अजीब सी लगेगी कि -1 ले रहे हो आप साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू +2 ले रहे हो, नहीं, एक्चुअली ये रेशो है। तो -1 में कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और +2 में भी कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, हो सकता है -1x अपॉन 2x। और छोड़िए, हम तो ये कहेंगे कि भाई ये क्या होता है, ये sin थीटा अपॉन tan थीटा हो जाता है cos थीटा। तो sin थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, sin थीटा तो आ रहा है नेगेटिव, sin तो नेगेटिव और tan आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, और sin थीटा नेगेटिव tan थीटा पॉजिटिव, ये हो गया। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर, अच्छा हाँ, cos थीटा भी यहाँ पर नेगेटिव है, तो ठीक है, हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे आप ये देखो कि ये जो cos थीटा है, ये -1/2 आया, तो हमने ये कहा कि अगर cos थीटा 1/2 रहा होता तो थीटा कितना होता, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री, तो थीटा हो जाता 60 डिग्री। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिफरेंस कितनी डिग्री का है, डिफरेंस कितनी डिग्री का है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इन दोनों में डिफरेंस हो गया, हम ये कहेंगे 90 डिग्री का। भाई इधर 90 डिग्री तक क्या हो गया, 180 डिग्री तक टोटल, तो डिफरेंस 90 डिग्री का हो गया। और फर्स्ट में और थर्ड में डिफरेंस कितने का है, 180 डिग्री का। तो जो भी एंगल आए उसमें से उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, हालांकि एक दूसरा तरीका भी होता है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा है ना, वो 90 के मल्टीपल्स एंगल ढूंढना, वो वाला तरीका। ठीक, नहीं आया अभी समझ में, छोड़ो फिर। एक्चुअल में बायो वाले कितने, आप 2 ना, है ना, बस ये याद रखो आप। बाकी अभी मैथ्स वालों को दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए इसको तो सीधा सीधा क्या करना है कि ये थीटा आ गया 60 डिग्री, तो आप ये ढूंढो कि इसमें पहले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 डिग्री है मैक्सिमम एंगल, तीसरे क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल है 270 डिग्री। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इधर 90 में और 270 में इसमें डिफरेंस जो है वो पूरा 180 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर थीटा निकाल लेना, 180 माइनस 60, ये थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, वो देखिए जरा। मैं एक वीडियो भेजूँगा बायो वालों को, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो एक बार देखना है। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं स्पेशली क्लास लेकर बता दूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैसे निकाले जाते हैं, कैसा भी एंगल, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा। अब आप जरा मैथ्स वाले देख लीजिए, मैं इसको मैथ्स वाले तरीके से बता देता हूँ जैसे आपको बताया था। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। मैं ये चाहता हूँ कि ये नेगेटिव हट जाए, मुझे ये नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही समझ में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे cos 90 × 2
प्लस थीटा, मैं इसको लिखूंगा cos 90 इंटू 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? 90 इंटू 2 बायो वालों के सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है, तो अभी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। 90 इंटू 2 प्लस थीटा जो है, इसमें क्या है कि 90 इंटू 2 मैंने क्यों लिया, इवन नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इवन नंबर पर मुझे पता है कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन नहीं होगा, और ऑड नंबर लेंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो मैं कॉस का कॉस ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। और अब इस तरफ ये जो -1/2 है इसको लिखो माइनस, और यहाँ लिख लो cos 60, समझ गए भाई? माइनस तो अपनी जगह, और 1/2 क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, कॉस में ही कन्वर्ट करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो इधर भी नेगेटिव साइन आ जाए, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। 90 इंटू 4 प्लस थीटा को भी मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि वो कॉस ही रहेगा। अब जरा ये बताइए 90 इंटू 2 में जब मैं कुछ ऐड करूँगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहा हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो मेरा कॉस नेगेटिव, तो यहाँ लगाओ माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया हमने, और ये कितना हो गया 180 प्लस थीटा माइनस कॉस 60। अब इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम 90 इंटू थीटा को सीधा सीधा कॉस थीटा ही बोल देते थे, तो 180 प्लस थीटा लिखा है, क्योंकि मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूँ, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होगा, तो भाई माइनस से माइनस काट दिया, कॉस और कॉस ये कैंसिल आउट हो गया, 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 180, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -120 डिग्री, तो इसको -120 ना लेकर 120 ही लेंगे, क्योंकि कॉस में नेगेटिव और पॉजिटिव सब एक बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा करते हैं तो वो भी हमारा कॉस थीटा ही हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी देख लीजिए 120 डिग्री है। ऑनलाइन वाले बता दें क्लियर है कि नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई, क्लियर नहीं है, इसका मतलब सुन लो, ये एंगल निकालने वाला जो है, ये एंगल निकालने वाला आपका 1 या 2 दिन में क्लास ही ले लूँगा, सेपरेट क्लास ले लूँगा, वो सारे फिजिक्स वाले बच्चे कर लेना। तो मेरे को अभी एक इंटीग्रेशन की क्लास लेनी है, तो इंटीग्रेशन के साथ मेरे को ये एंगल भी आप रिमाइंड करा देना, क्योंकि इंटीग्रेशन हार्डली आधे घंटे में हो जाएगा, तो बाकी का 15-20 मिनट या और आधा घंटा लेकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसा भी एंगल हो वो हम आराम से निकाल सकेंगे, मैं बता दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला दे रखा है 2 फोर्सेस व्हिच मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो, ये है एग्जांपल नंबर 6। Two forces whose magnitudes are in the ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton. Two forces whose magnitudes are in the ratio of 3:5. तो एक फोर्स को मान लो A वेक्टर, let A vector and B vector be the two forces. तो इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं they are in the ratio of 3:5. A क्या हो गया 3x और B क्या हो गया 5x, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट दे रहे हैं ये 35 न्यूटन का रिजल्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बन रहा है, तो वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आपको क्या करना है 3x और 5x निकालना है बस, ठीक है। तो लगाइए वही फॉर्मूला, r इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, r कितना 35 इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री।
तो 35 इज इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 3 6 5 30 30x इंटू cos 60 कितना है 1/2 30x स्क्वायर सॉरी 30x स्क्वायर 2 3 6 5 30 और x इंटू x x स्क्वायर ये हो गया 15 तो 15x स्क्वायर बचा तो 35 इज इक्वल टू क्या हो गया 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर तो 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 7x 7 5 या 35 x इज इक्वल टू 5 तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स पूछ रहे हैं तो A इज इक्वल टू 3x मतलब 3 इंटू 5 15 न्यूटन और B इज इक्वल टू 5x मतलब 5 इंटू 5 25 न्यूटन ठीक है कितना कर लीजिए बाकी अगली क्लास में देखता हूँ और अगली क्लास अभी बता रहा हूँ कल 9 बजे लूँगा ठीक है और मैसेज एक बार ज़रूर चेक कर लेना शाम को 7 सवा 7 बजे तक लास्ट में आपको मैसेज डाल दूँगा कि वैसे 99% तो क्लास होगी बाई चांस कुछ भी दिक्कत होती है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं एक बार लास्ट में 7 सवा 7 बजे तक मैसेज चेक कर लूँगा तब तक मैसेज ज़रूर डाल दूँगा ठीक है और बता देना भाई जैसे ही आपका पता चले ना कि सिलेबस कितना आ रहा है सर मैं डेट हाँ भेजिए मिल गई ठीक है तो भेज देना रेजोल्यूट में होना तुम तो नहीं अच्छा ओके अच्छा भेज देना गुड इवनिंग थैंक्स सर थैंक यू सर थैंक यू सर ठीक है और रेगुलर रहिए और बता दिया करो मेरे को है ना और तुम्हारी फीस भी तो फीस के लिए आप बोल देना ठीक है चलो ओके